माँ से 500 रुपये लिए, घर में रोना धोना सब चालू हो गया कि तू क्या कर रहा है, तेरे भरोसे हमारा पूरा परिवार है, ऐसा मत कर बेटा। डेविड धवन की पिक्चर लिखने के पहले मुझे 3 दिन तक मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था। 12 गाने मैं देख रही थी और इतने सारे गाने आई थिंक आपने बहुत जल्दी लिखे थे। 8 घंटे में बेटा। वाओ। और सिचुएशन ऐसी थी कि डू एंड डाई। करण जौहर जब तक उतनी संजीदगी से फिल्में बना रहे थे तब तक सारी फिल्में हिट हुई। अब जैसे ही करण जौहर बिखरना शुरू हुए, फिल्मों में वो बात पैदा होनी खत्म हो गई। बागबान देख के कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम से घर वापस लाया था, ये इम्पैक्ट था उस पिक्चर में। बिल्कुल। मैं जब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आ रहा था जहाँ थोड़ा बुढ़ापे का एहसास होने लगा था, तो हिमेश ने मुझे जवान कर दिया। आप आशा जी को केवल सुन लो और उनके गाने अपनी रूह में उतार लो ना, तो तुम्हारी सफलता की मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिल्में जो हैं केवल सेक्स और वायलेंस के ऊपर फिल्में बन रही हैं, म्यूजिक की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। मैंने गाने नहीं लिखे हैं, मैंने इमोशंस लिखे हैं। मैं कब गाता, मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की, नया गीत बन जाता है। वाह। 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आरजे शारदा। दौर बदलता है, म्यूज़िक बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, म्यूज़िक को कंज्यूम करने का तरीका बदलता है, ऑब्वियसली ऑडियंस बदलती रहती है, बट एन आर्टिस्ट जो इस पूरे समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, दैट पर्सन ऑलवेज स्टेज रेलिवेंट। और एक ऐसे ही फॉरएवर रेलिवेंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, लिरिसिस्ट हमारे साथ में हैं, और रेलिवेंट ऐसे कि इनके गाने जो 80s और 90s के लोग थे उस वक्त यूथ में सुन रहे थे, सुन कर के अपने प्यार को बयान कर रहे थे। उनकी शादी भी हुई इन्हीं के गानों पे, और उनके बच्चों ने भी इनके गाने सुने, अभी भी सुन रहे हैं और आगे भी ये साइकिल चलता रहेगा। बट I will definitely make it very clear that he is very young at heart and he is very deep in love. Over 5 decades में over 500 फिल्में, over 5,000 गाने. This person is none other than Mr. Sameer Anjan. Sir, welcome to Mirchi. थैंक यू शारदा, थैंक यू वेरी वेरी मच। और तुमने एक लाइन बोली कि ही इज यंग फ्रॉम हार्ट जी। बट आई एम यंग फ्रॉम बॉडी आल्सो, सो नथिंग टू वरी। फ्रॉम बोथ द साइड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली। सर, लेकिन मुझे ये बात बताइए, प्यार के बारे में इतना लिखने के लिए सच में प्यार में हमेशा होना और इतना यंग एट हार्ट होना और यंग एट बॉडी एज वेल कितना ज़रूरी होता है? कि प्यार में होना ज़रूरी नहीं है, प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्यार करोगे नहीं, प्यार में हो नहीं सकते जी। और केवल प्यार में ही क्यों होना, ज़िंदगी के हर पहलू से गुजरना चाहिए। क्रिएटर्स वो होता है जो केवल प्यार नहीं, कुछ भी लिखना हो, किसी भी मौजू पे कुछ भी बात करनी हो तो वो कर सकता है। प्यार चूँकि वो जज्बा है कि अगर किसी इंसान में नहीं है ना, तो वो इंसान ही नहीं है, उसको इंसान बनने का सर्टिफिकेट देना ही गुनाह है। तो हर दिल जो सीने में है वो धड़केगा ज़रूर, और धड़केगा तभी जब वो मोहब्बत में होगा। और हमको तो उस दिल को 24/7 धड़काते रहना पड़ता है, क्योंकि प्यार का एक गाना लिखना हो, 2 गाना लिखना हो तो चलो एक बार दिल धड़क लिया, अब उसको बोले भाई अब चुप हो जा। ये दिल तो अब मुझसे ही बोलता है कि अभी बंद कर ना मेरे भाई, थक गया हूँ धड़क धड़क के मैं, मगर मैं इसको रोकने देना चाहता नहीं हूँ। तो प्यार में तो रहना बेटा। और मैंने तो ज़िंदगी भर, अभी मैं श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में बोल रहा था तो वहाँ के एक कमिश्नर ने मुझे कहा कि सर 90s में आपके गानों ने यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, आपके गाने सुनते थे और रोमांस करते थे जी। तो हमने बोला उसकी बहुत ज़रूरत थी कश्मीर में। कश्मीर में हमने प्यार और मोहब्बत बांटी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैं आपको प्रेज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा। प्यार में होना तो बहुत अच्छी बात है शारदा, और होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं ना तो आप नफ़रतों से, दुनिया की हर बुराई से बहुत दूर होते हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान प्यार में डूब जाए, और हमारी तो ज़मीन, हमारी तो धरती, हमने तो हमेशा प्यार और अमन का ही पैगाम पूरी दुनिया को दिया है। तो मैं तो प्यार के बगैर जी ही नहीं सकता हूँ। ओके, बट वो जो आजकल एआई आ गया और लोग कह रहे हैं कि एआई को तो प्रॉम्प्ट करो अच्छे से तो वो सब कुछ लिख करके दे देता है।
वही सब कुछ कर देता है, मगर उसने प्यार नहीं किया ना कभी। वही। वो उससे कभी करवा के देखो, वो होगा ही नहीं। एआई से शारदा हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। उसका कारण मैं बताऊं, क्योंकि एआई, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये आई गुड फॉर ओनली दोज थिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। हम वो हैं जो प्रेजेंट है नहीं अभी तक, हम उसकी इजाद करने वाले हैं। उसको एआई नहीं ला सकता कभी भी। वाह। और तीसरी बात, एआई में कुछ भी लिखे, जब मैं खुद कई बार मैंने एआई से बोला है कि राइट सम सॉन्ग लाइक समीर अंजान, अच्छा। तो थोड़ा दिल आशिकी साजन दीवाना जोड़ जाड़ के उसने दे दिया। मगर वो जब देखा तो ऐसा लगा कि केवल बॉडी आई है, सोल मिसिंग है। तो सोल जो है ना, वो जो रूह है, वो जो आत्मा है, वो तो हमारे पास जो हमारी है वो हमारी है, हमारी किसी और की नहीं हो सकती। वो चाहे ए आई आए कि बी आई आए कि सी आई आए। ओके। सर, अब मैं ज़रा बहुत पहले जाना चाहूँगी। बनारस से आप एमकॉम कर रहे थे जी। और आपने बैंक की नौकरी भी वहाँ पर शुरू कर दी थी। आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप इस इंडस्ट्री में आए, बिकॉज वेरी वेल नोन अंजान जी, वो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री का हिस्सा थे, बहुत बड़े शायर थे। और लेकिन फिर भी आपने उनकी सुनी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ग्रेट बनने के लिए ग्रेटनेस की कंपनी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीन्स में भी एक बात थी ही। बट क्या किसी और राइटर ने आपको इंस्पायर किया? कैसे आपको लगा कि नहीं, आपके अंदर ये कला है और ये आपको दुनिया के सामने रखना है? हम लोगों को बोलते हैं वी आर क्रिएटर। जी। सच तो है, क्रिएटर तो एक ही है, जिसको गॉड बोलते हैं, जिसको ईश्वर बोलते हैं। हमको क्रिएटर इसलिए बोलते हैं कि उसने अपना एक बहुत कतरे से भी छोटी कोई चीज़ अगर होती है वो हमारे अंदर डाल दी। सो हम ये बोल सकते हैं कि वी आर द क्लोजेस्ट टू द क्रिएटर। हमने तो कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि हमको गीतकार बनना है, या कोई सोच के या पढ़ के कभी गीतकार नहीं बन सकता। कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो एक्टर बनना चाहे या वो डांसर बनना, वो अगर उसके अंदर वो जर्म्स नहीं हैं, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो बाहर नहीं आएगी। वो टेम्परेरी कुछ भी कर ले आदमी, एक तो फ्लुक तो कुछ भी होता है, कुछ भी मोमेंट तो कोई भी कर ले, तुम भी कर लोगे। डांस कोई बोले तो एक मोमेंट मैं भी दिखा सकता हूँ, मगर नहीं, एक जो होता है बाय बर्थ बॉर्न आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो तभी होता है जब वो ऊपर ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, जब ईश्वर उसको ये वरदान देता है तभी होता है। तो मैं तो अपनी दुनिया में बिजी था। मैं तो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, मैं ट्यूशन्स करता था, मैं जर्नलिज्म करता था, मैं अपने हमने ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनाई थी, मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा पार्टी। उसमें अपनी उस जवानी की उम्र में उसका मज़ा ले रहे थे हम लोग, खूब गाने वाने करते थे। तो कभी तो किसी दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल आया ही नहीं कि मुझे होता ये था कि कभी कभी राह चलते चलते, वो सरे राह चलते चलते कोई लाइन अंदर से आए तो एक झटका लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों ये लाइन मुझे ऐसे ही आमद कहाँ से हो गई, ये कहाँ से आ गई। तब चूँकि उतना ज़्यादा मैं उस चीज़ पे गौर भी नहीं कर रहा था। अच्छा, अच्छी लगती थी लाइन तो लिख लेता था, अच्छी नहीं लगती थी तो उसको भूल जाता था। अब ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तो पहले जैसे झटके से कोई एक टुकड़ा आता था लाइन का, फिर वो पूरी पूरी लाइन आने लगी। तो फिर मैंने बोला यार एक कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया। फिर उसको जब वो अच्छी लगी तो मैंने लगा अच्छा करे इसको आगे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा। तो फिर वो प्रक्रिया शुरू हुई कि उसको कैसे उस थॉट को आगे बढ़ाऊं। वो चलता रहा। फिर वो बोलते हैं ना कि जैसी सोच वैसी संगत, वैसे कुछ दोस्त यार मिल गए जो शायर थे, कवि थे, जो लिखते थे। उनके साथ बैठ के फिर हम लोग आपस में गोष्ठियाँ करने लगे, नशिस्त करने लगे। तो हम लोग एक दूसरे को सुनाते थे किसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है। लोग वैसे वैसे करते 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 बात बढ़ती गई। और इधर जो है दूसरा पार्ट वो एजुकेशन का चालू था। BHU से मैंने एमकॉम किया और तो मैं गया और हो गई नौकरी मेरी, क्योंकि मेरी डिग्री थी एमकॉम की। उस ज़माने में इकोनॉमिक्स से मैंने एमकॉम किया था, तो लग गई नौकरी। मगर बोलते हैं ना कि एक तरफ आप अपने दिमाग से काम करते हैं, एक तरफ आपकी डेस्टिनी आपकी काम करती है। तो जो डेस्टिनी थी मेरी ना, वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी।
और मेरे दिल को बार बार झकझोर के बोलती थी कि समीर, दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, प्लीज़ रन अवे फ्रॉम हियर। तो कई बार तो मैं उस आवाज़ को नकार देता था, मगर वो इतनी ज़्यादा आने लगी कि मैं मजबूर हो गया। मैंने बोला कि और बहुत बड़ा फैसला था, 1980 में बैंक की नौकरी छोड़ना मतलब IAS PCS की डिग्री छोड़ने जैसा था जी। मगर अब मुझे रियलाइज होता है शारदा कि अगर आप ड्रीमर हैं, बड़े ड्रीम देखना चाहते हो और देखते हो, तो बड़े फैसले लेने की ताकत रखो, नहीं तो तुम फिर वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुमको फिर मैंने क्या किया, जब ये फैसला लेना पड़ा तब उस दिन मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि अब मैं आगे का सफ़र जो है ना एक अंधे मुसाफिर की तरह करूँगा। अब ये जो बार बार मेरे पीछे आके मुझे बार बार बोल रही है कि तू चल तू चल तू चल, तब मैं उसकी उंगली पकड़ लेता हूँ। अब ये जहाँ लेके चलेगी मैं चलूँगा। बस वो जो सफ़र शुरू हुआ, सुबह हुई, माँ से 500 रुपये लिए, घर में रोना धोना सब चालू हो गया कि तू क्या कर रहा है, तेरे भरोसे हमारा पूरा परिवार है, ऐसा मत कर बेटा। मगर मैंने बोला तुम लोग थोड़ा हौसला रखो, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मम्मी मुझे रोको मत, क्योंकि मुझे अंदर से मेरी आवाज़ आ रही है कि तेरा रास्ता कोई और रास्ता देख रहा है, तू उधर चल। फिर माँ ने भी हौसला बढ़ाया कि ठीक है बेटा, तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो हम लोग जा नहीं सकते। फिर मैं आ गया और मुझे वो डेट याद है, 6 अप्रैल 1980 को मैं दादर की सरज़मीन पे काशी एक्सप्रेस से उतर चुका था और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गई और आज तक का सफ़र जारी है। और सर 10 साल बाद 1990 में फिल्म आई थी स्वर्ग, जिसमें आपने गाना लिखा था बम्बई हमको जम गई। जी। तो क्या उतना ही समय आपको लगा था बम्बई में जमने में? यस, लगा था। और सचमुच जब पहले तो इतनी बुरी लगी थी कि जब मैं दादर उतरा तो मुझे पहले तो यहाँ ये नहीं समझ में आया कि ईस्ट वेस्ट क्या होता है। छोटे शहरों में कोई ईस्ट वेस्ट होता नहीं जी। वहाँ कोई बस का नंबर होता नहीं, वहाँ पे लोकल ट्रेन होती नहीं। तो मैं भौचक्का हो गया, क्योंकि गंगा के किनारे से आया हुआ एक लड़का समंदर में ले आके फेंक दिया गया, जहाँ पे गंगा भी जहाँ आके मिलती है। तो मैं तो मतलब ये हुआ कि अब तूफ़ान के हवाले कर दो, अब निकल पड़ो और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब यही मौज और यही तूफ़ान तुम्हारा सहारा है। तो निकल पड़ा। तो कभी मुड़ के फिर पीछे देखा नहीं। और जब जीने लगा बम्बई को और जब रियलाइज़ करने लगा, फिर पिता का साथ हुआ, फिर जब चीज़ें महसूस करने लगा, तब लगा कि नहीं यार, ये सपनों का शहर है, यहाँ सपने बिकते हैं, यहाँ खरीदार बन के आओगे तो फिर ये सपने सच होंगे। बाकी इसीलिए इसको मैं ड्रीम सिटी भी बोलता हूँ। जितने ड्रीमर्स हैं उनके लिए इससे खूबसूरत कोई जगह है नहीं। और मैंने उस अंतरिम में एक जगह लिखा था, यहाँ जो आया यहाँ से गया नहीं, यहाँ की हवा में कोई जंजीर है जी। जब बांध लेती है फिर छोड़ती नहीं कि बेटा अब तू आ गया है तो तू मेरा ही होके रह जा। तो अब ये मेरी कर्म भूमि हो गई और जन्म भूमि तो बनारस है, वो तो रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। 90s में सर आपने बहुत से स्टार्स ने डेब्यू किया था, लेट 80s में, 90s में, और सबके लिए, वो चाहे शाहरुख खान को पहला रोमांटिक गाना देना हो, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, या फिर सलमान खान की फिल्मों के गाने हो, आमिर खान की फिल्मों, गोविंदा को कितने सारे गाने आपने दिए। आई मीन इट इज़ जस्ट अमेजिंग। जब मैं देख रही थी कितना काम आपने किया है सर, इतना काम है कि आई एम श्योर मैं आज एक दिन में तो इसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। बट मी बीइंग अ मिड 90s किड, मैंने आपके जब सबसे पहली एक ऐसी फिल्म मुझे याद है मैंने देखी थी, मेरे पापा ने वो DVD लेकर के आई थी, और दिल का रिश्ता मैंने देखी सर वो, और मैं कुछ 7 साल की रही होंगी। जितना डीपली मैंने दिल का रिश्ता का टाइटल ट्रैक गाया है, साजन साजन गाया है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगता था कि मैं एकदम समझ रही हूँ वर्ड बाय वर्ड क्या कह रहे हैं राइटर इसमें। तो सर प्लीज़ सबसे पहले तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, उस पर काम करने का एक्सपीरियंस। जब वो कहानी आई और उस कहानी को जिया तो वो किरदार जहाँ पे गा रहा था और जो उसकी फीलिंग थी, उस एहसासात को मैंने लफ्ज़ दे दिए, इतना ही किया।
और चूँकि वो कहानी बड़ी कमाल की थी, टाइटल बहुत खूबसूरत था, और उसके गाने लिखते वक्त एक तो होता है कि देखो, जो टिपिकल रोमांटिक फिल्म ट्रायंगल हो या रोमांटिक फिल्म, नॉर्मल रोमांटिक फिल्म हो, तो उसमें गाना लिखना उतना मुश्किल नहीं होता, मगर जब एक कहानी जो रोमांटिक होने के साथ साथ उसमें जो कुछ टर्न ट्विस्ट जब आते हैं ना, जी। तो उनको लिखने का मज़ा बहुत, जैसे कि अगर रोमांटिक फिल्म में भी ट्रायंगल हो ना, तो उसमें फिर क्या होता है कि सारे इमोशंस आते हैं, जुदाई भी आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, और आप रोमांटिक बात भी करोगे, कहीं आपको एक ऐसा मोड़ भी आएगा कि वो गर्लफ्रेंड सामने है जिसको आप प्यार करते थे और उसके लिए आपको गाना गाना है वहाँ पे। और वो जो मैंने वो जब लाइन लिखी थी आशिकी में, जब महेश जी ने जितना पैसा था निकाल के दे दिया था कि दिल का हर ज़ख्म तुझे दिल से दुआ देता है, तो उन्होंने बोला यार ऐसी दुआ तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं, कि ज़ख्म अगर दुआ देने लगे तो किस बेइंतहाई तरह से वो उसको प्यार करता रहा होगा वो आदमी, कि अपने ज़ख्मों को भी उसने दुआ में कन्वर्ट कर दिया। क्या होता है बेटा, वो एक कहानियाँ होती थी, वो एक डायरेक्टर होते थे, वो क्या होता है हम सेलेक्टर पे बहुत डिपेंड करते हैं। वही राज कपूर के साथ शैलेंद्र और हसरत ने क्या काम किया, वही सुहास घई के साथ बख्शी साहब ने क्या काम किया, वही नासिर हुसैन के साथ मजरू साहब ने क्या, बी.आर. चोपड़ा के साथ साहिर साहब ने क्या काम। तो इन लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हम तो जब एक सिचुएशन मिलती है तो उसमें कई मुखड़े लिखते हैं। अब वो सेलेक्टर पे डिपेंड करता है कि उसमें से बेस्ट क्या चूज करेगा। तो महेश जी के साथ ये हुआ कि एक तो बहुत लिटरेरी आदमी महेश जी, शेर व शायरी का इतना कमाल का उनको है कि अभी देखो नाम लिया तो एक शेर याद आ गया मुझे कि आशिकी 2 के लिए जब मुझे बुलाया गया लिखने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि महेश जी मैं आशिकी 2 नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला मेरी जोड़ी टूट गई है और ये नदीम श्रवण के साथ बहुत अनजस्टिस हो जाएगा कि मैं आशिकी 2 अकेले लिखूं। मामला नदीम श्रवण से करवाइए, मैं करता हूं, मगर वो करवा नहीं सकते थे क्योंकि भूषण जी उसके प्रोड्यूसर थे, तो वो मुमकिन ही नहीं था। अगर वो किसी और के साथ बनाते होते तो शायद वो नदीम के साथ कर भी लेते, मगर वो उनकी बेबसी थी बेचारे। बोले समीर मुझे बहुत अधूरापन लग रहा है, मुझे वो एक एक दिन याद आ रहा है आशिकी के, जो तुम सारे साथ नदीम श्रवण के साथ मैं सिटिंग करता था। क्या बताऊं अब, मेरा तो वो जो लाइन बख्शी ने लिखी थी ना कि एक बेटा अपने फ़र्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को कि एक हाथ कट गया। तो मेरा तो एक हाथ कट चुका है समीर, मगर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी क्योंकि रहना इसी दुनिया में है। कहीं ना कहीं उन सेलेक्टर्स के ऊपर, जैसे करण जौहर के साथ मैंने 2 ही फिल्म की, मगर कमाल का म्यूजिक हुआ। बिल्कुल। राज कंवर मेरा बड़ा फेवरेट, डेविड धवन, गोविंदा के साथ डेविड धवन के साथ मैंने इतना काम किया। डेविड को पता होता था, डेविड धवन की पिक्चर लिखने के पहले मुझे 3 दिन तक मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था कि अब इसको सब आइटम गाना चाहिए। अच्छा। हमने बोला यार एक आइटम गाना लिखना इतना मुश्किल होता है, उसकी फिल्म में कोई सिचुएशन नहीं, तो मुझे आइटम गाना दे दे बस। अभी फ़ोन आया था तुम्हारा इस इंटरव्यू के पहले, अभी उनकी पिक्चर रिलीज हो रही है, वो मेरे ही मुखड़े से टाइटल रखा है जवानी तो इश्क होना है। तो मैंने कहा अब तू मेरे टाइटल ही बुक कर, अब गाने तो तू मेरे से करवाए। तो हंस रहा है, बोलता तू तेरे से तो इतने गाने करवा लिया हूँ कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरे नाम के साथ तेरा नाम ऐसा आएगा कि तू सोच नहीं सकता। इतना इन लोगों के साथ मज़ा आया। मैंने सुनील दर्शन, धर्मेश दर्शन, ये जो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने उस ज़माने में कमाल का काम किया। अभी संजय लीला बंसाली के साथ मैंने सावरिया जब की तो क्या म्यूजिक निकाला उस आदमी ने। मैं भाग्यशाली था कि आरके की आखिरी पिक्चर जिसको ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी, आप लौट चलें, तो मुझे आरके में जाने का मौका मिला, उस पूरी विधा को समझने का मौका मिला, और उन लोगों के काम करने के तौर तरीके जब मैंने सुने तब मुझे समझ में आया कि ग्रेट म्यूजिक ऐसे नहीं। बोलते थे कि राज जी का लोनी में एक फार्म हुआ करता था, अब भी मैं गया था, अब वहाँ बल्कि यूनिवर्सिटी खुल गई है वहाँ, अभी फेलिसिटेट किया उन लोगों ने मुझे उसी यूनिवर्सिटी में, और उस रूम में लेके गए जिसमें राज साहब बैठ के लोगों के साथ, और एक वहाँ लेक है, लेक पे उन्होंने एक पुल बनाया था, पुल के बीच में वो बैठते थे और दफली लेके अपनी,
और जब जाते थे तो राइटर को और म्यूजिक डायरेक्टर को बोला जाता हम काम करने नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। वाह। तो वहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत टेस्टी खाना बनता था और ड्रिंक और वो सब जो चलता है, और बोले हम लोग अपनी मस्ती में रहेंगे, कभी कुछ मूड आ गया तो बना लेंगे। क्या बात है। तो राज जी जब ड्रिंक करके मस्त होते थे तो अपना डफली लेके शुरू हो जाए। अब उसमें कुछ शैलेंद्र जी लिख रहे हैं, कुछ हसरत लिख रहे हैं, कुछ शंकर जयकिशन बना, तो इस माहौल में काम होता था। अब हम उस दुनिया में जी रहे हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहानी सुनाने तक को तैयार नहीं है। ये जुमला बोला जाता है कि यार कोई हिट गाना है तो भेज दो। तकलीफ होती है, और इसीलिए डेटोरेशन भी जो म्यूजिक में आया है, दैट्स द रीजन। तो वो सेलेक्टर, वो कहानियाँ, वो जो दिल का रिश्ता एक जो फिल्म थी उसका कारण वही था, कहानी ने लिखवा लिया, मैंने कुछ लिखा नहीं उसमें शारदा। ओके सर, बहुत सारे नाम लिए और इन सब से जुड़े कुछ सवाल थे, बट क्योंकि नदीम श्रवण, इनके साथ मिलकर के जितना प्यारा मतलब म्यूज़िक आया है आपका, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। क्या बॉन्ड रहा है, विच हैज़ बिन द मोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? आई एम श्योर बहुत मुश्किल होगा कोई एक फिल्म बता पाना, लेकिन किससे आपकी बहुत ज़्यादा शायद दिल के तार जुड़े? मेरे ख्याल से अब तो करीब 150 के ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर हो गए हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, अभी कर रहा हूँ। बिल्कुल। कुछ लोगों के साथ वो जो कहते हैं ना कि जोड़ियाँ बनती हैं आसमानों पे। ये जो आरोप लगते हैं ना कि आप जो हैं टीम बना लिए थे या आप लोग उनके, वैसा कोई टीम फिल्म कोई बनाता नहीं। ये जो है व्यापार है, यहाँ जो बिकता है वो ख़रीदा जाता है, जो नहीं बिकता वहाँ न कोई टीम काम करती है न कुछ करती है। अब नदीम श्रवण के साथ और आनंद मिलिंद के साथ चूँकि फिल्में हिट होनी शुरू हुई, पहली फिल्म हिट हो गई आनंद मिलिंद के साथ दिल, तो ये बहुत वाजिब था कि उनके साथ आगे काम मिलना ही था, क्योंकि जो आएगा वो हिट टीम के साथ ही काम, और नदीम श्रवण के साथ आशिकी हिट हो गई। तो अब जो प्रोड्यूसर आए ये प्लान करके आए कि भैया हमको नदीम श्रवण समीर चाहिए या आनंद मिलिंद समीर चाहिए। और नदीम को मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेलोडी एक चीज़ होती है जिसको मैं बोलता हूँ म्यूज़िक की रूह होती है। एक फ्लैट कंपोजर होता है जो गाने बनाने को तो कोई भी बना देता है, मगर एक बहुत गहरी बात आज मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम म्यूज़िक से बहुत कनेक्ट हो और म्यूज़िक को केवल सुनती नहीं हो, समझती हो, चाहे वो पोइट्री हो या कंपोजिशन हो, उसको गहराई से समझने की कोशिश करती हो। और चूँकि मैं रेडियो मिर्ची पे बैठा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा लोग इसको सुनते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए या जो प्रेजेंट जनरेशन में जो काम कर रहे हैं उनको लिए इतना बड़ा एक मंत्रा बता रहा हूँ मैं। अगर ये वो समझ जाएं जो मैंने मजरू साहब से और बख्शी साहब से और अपने पिता से समझ के यहाँ तक का सफ़र किया। जैसे दो तरह, मेरा लाइफ टाइम फेवरेट गाना है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। अब वो कहानी सुनाई गई, कहानी में ये सिचुएशन बताई गई राइटर को कि भैया ये वो मुलाकात है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस मंज़र और उस मकाम पे जाके मिल रहे हैं और दोनों को ये पता है कि शायद ये आखिरी मुलाकात है, अब इसके बाद शायद मिलना नहीं होगा। तो उस मुलाकात की संजीदगी, उस मुलाकात की बेचैनी किस कदर गहरी होगी, ये राइटर को लिखना था। तब उसने उठा के उस किरदार को लफ्ज़ों में ढाल दिया कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद अब इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वो अपना काम कर गया। अब ये गाना गया मदन मोहन के पास। वो उतना ही संजीदा कंपोज़र, वो सिचुएशन को जी रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि राइटर कोई पोइट्री लेके आए। जैसे उसको पोइट्री मिली, वो आदमी गया सुरों की गहराई में, सुरों की समंदर में डूबा है और तब वो ट्यून निकाली, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। माइंड ब्लोइंग गाना बना। ऊपर से सुर सम्राज्ञी आ गई हमारी लता ताई, और जो गा दिया वो सोने में सुगंध वाली बात हो गई। गाना अमर हो गया, गाना बन गया। अब यही गाना उस म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता जो
गाने को केवल पढ़ के बना देता, वो गाने को जीता नहीं, उस सिचुएशन को जीता नहीं, तो उसकी ट्यून ये भी बन सकती थी शारदा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो बिल्कुल। शायद अभी कहाँ चला जाता गाना। तो ये कहते हैं कि एक काम जो आप जी के करते हैं, एक काम जो आप सोच के करते हैं। तो जो जी के करते हैं ना, वो रूहानी काम करते हैं, क्योंकि वो पहले उस सिचुएशन को, उस किरदार को, उस शायरी को जीते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ज़्यादातर लोग सोच के लिख देते हैं, इसलिए वो बात रूह तक पहुंचती नहीं। वो लाइन आती है, जाती है, वो आज इतने साल से तुम लोग मेरे गाने सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? ये भाई तो गाने आज से 40 साल 45 साल पहले 35 साल पहले लिखे हुए हैं जी। आज भी उतने रिलेवेंट क्यों हैं? क्योंकि मैंने गाने नहीं लिखे हैं, मैंने इमोशंस लिखे हैं। मैं लोगों के जज्बों को अपने जज्बे में डाल के मैंने उनके दर्द को लफ्ज़ दिया है। मैंने केवल अपने लिए नहीं लिखा है कि मेरा एक फील था मैंने लिख दिया, नहीं 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 नहीं, वो आपको जीना पड़ेगा। जनरेशन के साथ मैंने अपने आप को बदला, मैंने उनको पढ़ा, मैंने उनको समझा कि इनमें परिवर्तन है क्या। इमोशन तो बदलेगा नहीं, दिल टूटेगा तो दर्द होगा ही, प्यार करेंगे तो एहसासात, तरीके बदल गए। बोलते हैं ना, अंदाजे बयां बदल सकता है आदमी का, इमोशंस नहीं बदल सकते। अगर आप इमोशन पकड़ सकते हैं तब आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो ये नदीम श्रवण जो थे वो मेलोडी को इतनी कमाल समझते थे। नॉर्मल मुखड़े मेरे शारदा, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता, उसमें कोई बहुत बड़ी शायरी नहीं थी, मगर जब कंपोजिशन में वो बात आती है लगता है क्या लाइन है यार। तो वही कहने का। और मेरे साथ सौभाग्य ये रहा कि ये मेरे दोनों कंपोजर, नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद, दोनों का रंग एकदम अलग था। वहाँ खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है चल रहा है, और यहाँ चल रहा देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। वहाँ चल रहा है मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, यहाँ चल रहा नज़र के सामने जिगर के पास। तो एकदम कंट्रास्ट था। तो मुझे लिखने का भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे दोनों रंग लिखने के लिए मिल रहा था। एक धमाल का हार्डकोर कमर्शियल और एक जो है ठहरे गहरे रोमांटिक गाने। तो इसलिए इन दोनों को, वरना मैं अन्नू मलिक के साथ भी मैंने बहुत काम किया, कमाल के गाने किए। जतिन ललित के साथ मैंने 2 इतनी बड़ी फिल्म कर दी, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। यस। और उनके एक गाने का कमाल का किस्सा तुमको बताता हूँ। मैं उस दिन रेडियो पे आ रहा था तो एक बहुत खूबसूरत गाना बजा। अब इतने गाने कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता। तो मैंने बोला यार कमाल का लिखा हुआ रोमांटिक गाना है और मुझे अच्छा लगा, तो पता तो करूं कि लिखा किसने जी। तो मैंने जतिन ललित को फ़ोन लगाया, तो ललित मुस्कुराया, बोला सर आप मजाक करने के लिए हम ही बचे हैं। बोला क्या हुआ? मैंने यार सोनू ने गाया है, इतना कमाल गाना है। ललित किसका है? अरे बोले सर आप ही का गाना है, वो अक्षय कुमार की पिक्चर संघर्ष का गाना था। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। ओ माय सर, वो गाना कैसे आप भूल सकते? नहीं मुझे याद आया, अरे यार वो तब वो याद आने लगा कि किस ट्रांस में लिखा था, कैसे लिखा था ये गाना। तो कहने का मतलब तब मैंने फिर दिलीप सेन समीर के साथ मैंने बहुत काम किया, आदेश श्रीवास्तव के साथ, मैं बीजू शाह के साथ मैंने एक कमाल की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऐसा म्यूजिक कि लोगों को झटका लगा, कह रहा है बीजू शाह ने ये क्या कर दिया भाई। सो और कौन, इलैयाराजा से लेके यार रहमान से लेके, यू जस्ट नेम, हरीश जयराज के साथ मैंने एक ऐसी पिक्चर कर दी थी, आज भी वो मिलता है। अभी हमारे IPRS की मीटिंग में वो आता है, सर एक पिक्चर और करनी है, रहना है तेरे दिल में। सर मतलब रहना है तेरे दिल में के गाने। सो बेसिकली मैंने 2000s के कुछ फिल्में चूज़ करी हुई थी जो बस मेरी नहीं, लाइक सबकी ही बहुत पसंदीदा फिल्मों में आती हैं। तो इनमें है बहुत सारी फिल्में, लेकिन क्योंकि आपने रहना है तेरे दिल में बोल दिया है तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी। बहुत सारे गाने हैं इस एल्बम में, लाइक कुछ 12 गाने हैं मैं देख रही थी, और इतने सारे गाने आई थिंक आपने बहुत जल्दी लिखे थे। 8 घंटे में बेटा। वाओ। और सिचुएशन ऐसी थी कि डू एंड डाई, क्योंकि मैंने वासु जी को बोला, वासु जी मैं एक ही दिन के लिए बॉम्बे से बाहर निकल सकता हूँ, अगर दूसरे दिन मैं गया
तो मुझे दूसरे दिन कम से कम 150 गाने एक दिन में लिखने पड़ेंगे। Oh my God. तो आप मुझे अगर जिंदा देखना चाहते हो तो एक दिन, क्योंकि संडे है हाँ. और मैं सैटरडे नाइट लेट नाइट तक काम करूंगा, ताकि संडे का थोड़ा काम निपटा के चलूं कि मंडे आऊं तो फिर थोड़ी सी राहत हो। मैं सुबह निकला यहाँ की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से, हम लोग पहुँचे सीधा होटल में, नाश्ता करके डायरेक्टर को बैठाया सामने, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रैक थे उसके उसी पे लिखना था। एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये था, एक होता है ना कि आप लिख के दे दो बना, वहाँ तो ऑलरेडी ट्यून बनी हुई है जी. और आड़ी टेढ़ी ट्यून है, वो भी नहीं कि भाई साउथ इंडियन लोगों की ट्यून बड़ी आड़ी टेढ़ी होती, करेक्ट. उस पर लिखना था। मगर मैंने हमेशा चैलेंज को जो फेस किया, एक्सेप्ट किया, तो और लकली वो हिंदी नोइंग डायरेक्टर था, तो मैंने बोला भाई तुम सिचुएशन बताते जाओ, मैं गाने लिखते जाऊंगा। तो अब वो बोलता जा रहा था, मैं गाना लिखता जा रहा था, वो बोलता जा रहा था, और मुझे रात की 8:30 बजे की फ़्लाइट लेनी थी, क्योंकि वरना अगर वो फ़्लाइट छूट जाती जी. तो मैं गया। ओके. मैं 6:45 बजे उसके हाथ में मैंने सारे गाने पेपर पकड़ा दिए। हमने बोला ये रहा आपकी अमानत, मेरे से भी डिस्कस करना मत, म्यूजिक डायरेक्टर को दो सीधा। और मैं फ्लाइट पे चढ़ रहा हूँ और उधर से के उतर रहा है, ओके. तो सच कह रहा है दीवाना गाना गाने के लिए। Exactly. तो ऐसे तो पूरा म्यूजिक हुआ बेटा, कैन यू इमेजिन। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब आप नहीं करते, कोई तीसरा पावर आपसे काम करवाता है, वो जब करवाने पे आता है ना, बोलते हैं ना अरे वो देने वाला आए जब देने पे तो देता चप्पर फाड़ के। जी. तो वो देने पे आया था, उसने सारी आजमाइश कर ली थी, जितनी तकलीफ़ें देनी थी दे ली थी, तो बोला अब तू आजा बेटा, अब तेरा लेने का नंबर है। तो लिखवा लिया बेटा, मैंने कुछ नहीं लिखा। वो मेरे पापा की एक बड़ी खूबसूरत प्राइवेट एल्बम का एक गाना है, ऐसी सिचुएशन पे वो लाइन मुझे बड़ी याद आती है कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। वाह. तो वही लिखवा लेता है। मेरे में वो ताकत ही नहीं है कि मैं इतने गाने लिख पाता, या आज तक वो गाने अगर मकबूल हैं और लोग चाह रहे हैं तो केवल उसकी मेहर है, मेरी इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। सर ज़रा ज़रा तो मतलब हमने इतना जी। सुना है और इतना गाया है। आज एक वर्ड बहुत फेमस है, डेलुलू इज़ द ओनली सुलुलू। जेनजी कहती है या जेन अल्फा कहता है कि डेल्यूजन इज़ द ओनली सोल्यूशन। और मुझे लगता है ये बात आपने बहुत पहले इस गाने में लिख दी थी कि झूठा तो सही प्यार तो कर। सो इट्स अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी फिल्में सर, कभी खुशी कभी गम 2001 में आई थी, आज भी मतलब उसके गाने हम इतना सुनते हैं, इस फिल्म को कितनी बार देखते हैं और म्यूज़िक हर बार उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही फ्रेशली इंजॉय करते हैं। इस फिल्म के बारे में, इस पे कुछ काम करने का एक्सपीरियंस? कभी खुशी कभी गम से पहले मैं कुछ कुछ होता है पे बात करना चाहता हूँ। why not? क्योंकि जब ये पिक्चर पहले जावेद साहब लिख रहे थे, जी, जी. उन्होंने शायद टाइटल उनको पसंद नहीं था इसलिए नहीं की, छोड़ दी उन्होंने। के बाद जब मेरे पास आई तो उस पिक्चर में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि पिक्चर रोमांटिक थी और पिक्चर का टाइटल ही था कुछ कुछ होता है। करण ने बोला कि सर सारे रोमांटिक गाने लिखने हैं, मगर किसी भी गाने में डायरेक्ट आई लव यू नहीं लिखना है। ओके. अरे मैंने बोला यार ये तो तुम कमाल की बात कर रहे हो, बोलो प्यार करना है मगर प्यार बोलना नहीं है, तो ये कैसे लिखा कैसे जाएगा। तो तुम जब वो मुखड़ा सुनोगी कभी, तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता। इसमें कहीं वो नहीं, हर जगह बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ. मगर मगर कहीं ये नहीं बोल रहा है कि आई लव यू या मुझे तुझसे प्यार हो गया या मैं तुझसे प्यार, क्योंकि ये ट्रायंगल था, वन साइडेड लव था। वो काजोल चाहती थी तो ये नहीं चाहता था, और अगर ये चाहता था तो रानी नहीं चाह। तो पूरे गानों में ये उलझन, हर गाना तुम सुनोगी, हर गाना रोमांटिक, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, हर गाना रोमांटिक है, मगर कहीं भी डायरेक्ट वो इजहार नहीं है कि आई लव यू। तो इसका म्यूजिक करने में जो मज़ा आया, एक तो करण की पहली पिक्चर थी तो उनका पैशन और उनकी डिटेलिंग, उनका नरेशन, इतना डिटेल नरेशन कि यहाँ तक पता होता था कि काजोल की साड़ी का कलर कौन सा होगा और शाहरुख के सूट का कलर कौन सा होगा। तो
वो पिक्चर की, उसके बाद आई कभी खुशी कभी गम। अब उस पिक्चर में प्रॉब्लम क्या हुई, उसका पहला जो नरेशन हुआ करीब 3 साढ़े 3 घंटे का, और सबको बिठा के स्पॉट बॉय से लेके स्टार तक, वाओ, उनका हमेशा होता था कि एक फाइनल नरेशन में सब होने चाहिए ताकि एवरीबॉडी शुड फील कि यार ये पिक्चर है क्या। और करण जब नरेट करते तो ऐसा लगता है कि आप पिक्चर देख रहे हो, इतनी खूबसूरती से फिल्म को की कहानी को सुनाते हैं। जतिन ललित को तो इतनी घबराहट होने लगी कि यार ये पिक्चर नहीं हो पाएगी। एक तो 3 जनरेशन के सुपरस्टार सब, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, या और इतने सारे आर्टिस्ट, शाहरुख भी है, काजोल भी है, कैसे गाने लिखे जाएंगे, और एक गाने में सबके सब हैं, शावा शावा में इतने सारे किरदार के इमोशंस को एक गाने में। हमने कहा देखो यार तुम लोग घबराओ में, हम लोगों ने कुछ कुछ तय की है। मेरी ज़िंदगी का एक मंत्रा है शारदा कि जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल मेरे सामने आती है ना, तो मैं अंदर से पहला डायलॉग बोलता हूँ कि इसको बहुत आसानी से ले ले। अगर इस मुश्किल को तुमने मुश्किल से लिया तो फिर समझ लो ये इम्पॉसिबल होना। जैसे तुमको पता है कि तुमको भयंकर पेट में दर्द है या सीने में दर्द है या सर में दर्द है, मगर तुम अगर ये अरे बाप मैं मर जाऊंगी, अरे बाप रे अभी मेरा सर फट जाएगा, अब मेरा, अगर तुम मोमेंट पे सोच लो कि अच्छा ठीक है ना, अब एक काम करती हूँ, फट करके डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इसकी दवा लेती हूँ, और क्योंकि और कोई सलूशन मेरे पास बचा नहीं है, तुमको वहीं से थोड़ा थोड़ा रिलीफ शुरू हो जाएगा। डॉक्टर को फ़ोन करते करते थोड़ा आराम हो जाएगा, दवा आते आते, और दवा लेके तो ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को उस तरह से लोगे तब वो कभी सॉल्व होगा ही नहीं। जैसे एग्जामिनेशन में तुम घबरा के अगर पेपर देने गए तो समझ लो फेल होना कंफर्म है। या तो आप इतना पढ़ लो या रिलैक्स होकर जाओ, ठीक है आप देखेंगे जो आएगा, देखेंगे होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। आप प्रेशर को दिमाग पे मत लो। वो लोग घबरा के वही हुआ, 2 गाने के बाद नहीं हुआ, उनको पिक्चर छोड़नी पड़ी। फिर अदर म्यूजिक डायरेक्टर आ गए। पूरी पिक्चर मैंने पूरी, जबकि शावा शावा मैंने 2 बार लिखा, क्योंकि एक बार बच्चन साहब के हिसाब से लिखना पड़ा। फिर करण ने जब बोला कि नहीं दादा ऐसा अंकल नहीं होगा, फिर मैंने, अब वो काजोल हाँ फादर के साथ अपने मैके में गा रही है, रानी इधर है, ऋतिक वो हैं, इतने लोगों के थॉट्स लिखने थे। मगर वो आदमी जैसे समझाता है करण, अगर आप वो केवल उसको फॉलो करो, आपके लिए ईजीएस्ट गाना हो जाएगा वो। सो उस पिक्चर को लिखने के लिए इतना मज़ा आया, और चूँकि इतनी खूबसूरत एक फैमिली फिल्म बनाई उन्होंने। आफ्टर कुछ कुछ होता है कि रोमांटिक इमेज के बाद कि वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर फिल्म बन गई, और उसके सारे गाने इतने खूबसूरत हुए कि आज भी लोग उस गानों को याद करते हैं। एब्सोल्युटली सर। व्हाट अबाउट बागबान, अगेन मल्टी स्टारर फिल्म, बहुत बड़ी कहानी, यहाँ से वहाँ जाना दोनों का, और मैं यहाँ तू वहाँ, एक वो गाना है जो आज भी लोग सुनते हैं और एक दूसरे के साथ जब लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं डेडिकेट करते हैं। या वैलेंटाइंस डे का दी इट सॉन्ग, चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली। हाउ वाज वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस? देखो उसको सुनाने के पहले मैं कुछ उससे जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाता हूँ बागबान के बारे में। तो ये फिल्म पहले हसन कमाल साहब लिख रहे थे और म्यूजिक दे रहे थे उत्तम सिंह जी। एक गाना कोई रिकॉर्ड भी हुआ। अच्छा। इस फिल्म का ड्रीम बी.आर. चोपड़ा ने देखा था टू मेक विद दिलीप कुमार। What do you say? यस, जो बच्चन साहब का रोल था, oh my God, को लगा था कि दिलीप साहब ये रोल करेंगे। सिचुएशन खराब होती गई, दिलीप साहब बीमार होते गए, सेहत खराब होती गई, नहीं हुआ जी। फिर उनके दिमाग में था कि संजीव कुमार को लेके मैं बनाऊं, मगर सेम पिक्चर संजीव कुमार पहले कर चुके थे, उसका नाम था जिंदगी। संजीव कुमार और माला सिन्हा, तुम देखोगी तो लगेगा फ्रेम टू फ्रेम बागबान वही है। ओह वाओ। तो फिर संजीव जी को भी नहीं हुआ। हाँ। तब उनके दिमाग में एक ही नाम आया, वो था अमिताभ बच्चन। तो कई साल तक तो वो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो तब तक उनको लगा था कि अमिताभ की अभी वो एज नहीं हुई है जिस एज में मैं ये पिक्चर ले जाना चाहता हूँ, अभी वो इज लिटिल यंग। तो जब उस एज में बच्चन साहब पहुँचे तब उन्होंने अप्रोच किया, कहानी सुनाई और उन्होंने हामी भर दी। सो अनाउंस हुई पिक्चर, और वो गाना जब उन्होंने सुना, बच्चन साहब ने सुना,
तो उन्होंने बोला कि सर ये तो बहुत पुराना गाना, क्योंकि वो गाना बना था दिलीप कुमार को मद्देनजर रखते ये मुझे हुए। लगता है कुछ 25-30 साल उन्होंने इंतजार किया या, होगा। आराम से। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला सर ये गाना मुझे मत दो, वरना क्या होगा, मुझे ये सूट नहीं करेगा इतने इस तरह के गाने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अब डिसाइड हुआ कि जावेद अख्तर और बच्चन साहब के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे आदेश श्रीवास्तव। हाँ हाँ। तो आदेश श्रीवास्तव को बुलाया गया। जावेद साहब ने साथ कहानी सुनी, शायद उनको पसंद नहीं आई, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट 100% श्योर। फिर मुझे याद किया गया, ठीक है भाई। मैं आ गया और सिटिंग पे बुलाया गया मुझे B.R. चोपड़ा के ऑफिस में। उन्होंने वो कहानी सुनाई है एंड आई वाज अमेज्ड कि यार ये क्या कहानी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी देखी थी और ज़िंदगी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत गहरा था। मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि ऐसी कोई पिक्चर मुझे, और जबकि ज़िंदगी में एक गाना मेरे डैडी का था, राजेश रोशन का म्यूजिक था उस पिक्चर में। ओह रियली? सो ठीक है। अब वो जिस दिन कहानी वो सुना रहे थे, उस वक़्त B.R. चोपड़ा की एज जो थी वो 90+ थी, मगर वो रोज़ ऑफिस जाते थे। 2 आदमी उनको पकड़ते थे तो उठते थे, फिर उनके कंधे पे हाथ रख के जाते थे, बैठते थे, और जहाँ बैठते थे उनके चारों तरफ केवल राइटर्स होते थे। अचला नागर, सतीश भटनागर, राही मासूम रजा, लेजेंडरी लोग। कहानी सुना लिए तो मैं उठ के जाने लगा। तो मैं उधर से, जैसे अभी तुम वहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से उठ के उधर गया कि मैं दादा मैं आपका पाँव छू के जा रहा हूँ। तो जैसे मैं जाने लगा, मुझे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, तुम रुको ज़रा। तो मैंने बोला मुझे क्यों रोक रहे हैं? फिर उन्होंने अपने आदमी को बोला कि मुझे खड़ा कर। तो उन्होंने पकड़ा, फिर वो मेरे कंधे पे हाथ रख लिए, फिर बोले चलो। मैंने बोला दादा आप बैठ जाइए, मैं चला जाऊँगा। कुछ बोलते ही नहीं बोले चलो। अब मैं उनको लेके धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, और जहाँ वो बैठते थे वहाँ से मेन रोड तक आने में कुछ थोड़ी दूरी थी, और मुझे अंदर से बार बार ख़राब लग रहा है कि यार इस उम्र में बेचारे इनको। फिर मैंने 3 बार बोला कि दादा आप चले जाइए, मैं चला नहीं, चलो। आ गए भाई, आ गए, बाहर गेट तक आए, बोले ड्राइवर को बुलवाओ। बुलाया, गाड़ी आ गई। अब सोचो 90+ का आदमी मेरा दरवाज़ा गाड़ी का खोल रहा है। जब मैं अंदर बैठने के लिए एंट्री लिया तो बोले अब 1 मिनट रुको, तुम इतनी देर से मुझे बोल रहे थे कि दादा जाइए, दादा जाइए। मैं क्यों नहीं जा रहा था समीर? एक बात बताता हूँ और बहुत गौर से सुनना। तुम जिस कुर्सी पे बैठे थे ना बेटा, उस कुर्सी पे केवल साहिर लुधियानवी बैठते थे। तो मैं तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं यहाँ तक आया हूँ, मैं उस राइटर की इज्जत के लिए आया हूँ जो B.R. चोपड़ा की पिक्चर लिख रहा है, जो साहिर लुधियानवी की कुर्सी पे बैठ के लिख रहा है। तो ये याद रखना, मैं अपने राइटर्स की इज्जत अपने स्टारों से ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरे स्टार मेरे राइटर हुआ करते थे। तब उस आदमी ने महाभारत बनाई, तब उस आदमी ने वक्त बनाई, तब उस आदमी ने। तो ये ग्रेस होता था शारदा। तो हमने उन लोगों के साथ काम किया है। खैर हुई, सिटिंग शुरू हुई, और मैं उस दिन मेरे दिमाग में ऐसी इमेज उनकी बनी कि आई ट्रीट हिम लाइक ए गॉड, कि यार ये आदमी क्या सोच रखता है यार। वरना महाभारत जैसा सीरियल आज तक बनाते ही जा रहे हैं, महाभारत कुछ नहीं हुआ। उस आदमी ने जो बना दिया, क्योंकि वो फिल्म नहीं बनाते थे, वो जीते थे कहानी। फिर जब ये गाना लिखना हुआ, जिस गाने का तुमने जिक्र किया कि मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ, तो मैं सुनाने गया तो उसके कुछ दिन पहले उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। तो सुनते कम थे क्योंकि एज बहुत हो गई थी। तो मैंने पहली लाइन सुनाई कि दादा लाइन है कि मैं यहाँ तू वहाँ। उनका कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा आगे क्या है? तो मैंने बोला मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ। बस वो ज़िंदगी है कहाँ बोलना था, रोने लगे। बोले तूने तो मेरी ज़िंदगी लिख दी यार। और बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से वो। उनको लगा कि यार ये तो जैसे लग रहा मेरी सिचुएशन पे गाना आ गया। बहुत गले लगाए, बोले बेटा बस हिट है, बस अब आगे तुम लिख डालो, रवि को बोलता हूँ इसको रिकॉर्ड करें, शूट कर लेंगे। और फिर वो गाने का क्या इम्पैक्ट रहा, और फिर बच्चन साहब ने जिस तरह से गाया। सो ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हम
लोगों के दायरों में होते हैं, सेलेक्टर्स के, कंपोजर के, कहानी के, किरदार के, और जब ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग मिलते हैं तब एक ग्रेट फिल्म और एक ग्रेट गाना बाहर निकल के आता है। बागबान देख के कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम से घर वापस लाया था, ये इम्पैक्ट था उस पिक्चर का। बिल्कुल। तो ये कहानियाँ, ये डायलॉग, ये इतने सेंसिटिव डायलॉग जो ह्यूमन इमोशंस को कितना टच करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में जहाँ पल रहे हैं वहाँ इस इमोशंस की बहुत कदर है। आज भी हमारी जनरेशन ने तो पूरा निभाया अपना फ़र्ज़, अपने माँ बाप के साथ भी और आने अपने बच्चों के साथ भी निभा रहे हैं। अब ये जेनजी लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूं तो लगता है मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूं। मैं केवल यही बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ है तो उनके पास भी बहुत कुछ था, ले लो, वरना पछताओगे और वो ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं। ये कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है नए पुराने का। समझो वो तुम्हारा बाप है और बाप बना है और उसने बहुत कुछ हासिल किया है, और उसकी मेहनत और उसकी तकलीफ़ पे कभी जाके देखोगे तब उसकी इज़्ज़त का तुमको अंदाज़ा लगेगा। हम मानते हैं कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम बहुत फोकस्ड हो, तुम बहुत नए दौर के हो, मगर ये मत भूलो कि पुराने दौर के बाद ही नया दौर आया है। वाह। वो बोलते हैं ना कि ये नगमे न होते, ये तराने न होते, तुम नए ना होते अगर हम पुराने ना होते, तो इसलिए पुरानों की भी कदर उतनी ही करो। क्या बात है सर। नए और पुराने ज़माने की बात आप कर रहे थे। 2005-7 के अराउंड बहुत कुछ नया आया। इवन इन म्यूज़िक बहुत कुछ नया हो रहा था, इन मूवीज़ बहुत कुछ नया हो रहा था, और आपने भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई। मतलब धूम, द एल्बम ऑफ धूम मचाले, वो गाना इज़ सो आइकॉनिक। धूम 2 के गाने, क्रेजी किया रे एंड ऑल दोज अदर सॉन्ग्स। इवन भूल भुलैया मैं सोच रही थी, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम को इस तरीके से आपने गाने में बांधा है। धूम जब मिली मुझे तो आदित्य चोपड़ा ने चैलेंज किया कि सर अब ये एक्शन फिल्म में अगर आप हिट गाने दे दो तो मैं आपका लोहा मान जाऊं। मतलब देख आदि, मैं कोई खुदा तो नहीं हूं कि मैं बोल दूं कि नहीं, मैं कोशिश करता हूं। और जब वो पिक्चर मिली और प्रीतम के साथ पहली फिल्म, एक तो नया म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ तो था, मगर मैंने बोला देखूं, क्योंकि मुझे मालूम था ये लड़का काम बहुत अच्छा करता। वो ट्यून फेल हो चुकी थी क्योंकि उस पर उन्होंने कुछ डमी वर्ड लिखवाए थे जो आदि को एकदम पसंद नहीं आया, और उसने बोला कि सर ये ट्यून तो आप बिल्कुल इस पर मत लिखिएगा। और ये लोग इतने एक्साइटेड थे, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर, कि सर प्लीज़ किसी तरह आप पास करवा लो ट्यून, क्योंकि आदि जी तो बोलते हैं ट्यून ही बकवास है, मुझे चाहिए ही नहीं। तो ओरिजिनली वो क्या लिखा हुआ था कि बड़े कमाल है, कई बार डमी वर्ड्स की वजह से ट्यून ख़राब लगने लगती है। तुमको याद होगा ना, धूम मचा ले धूम, ये मेन कैच लाइन थी। उसने कुछ डमी वर्ड किसी राइटर ने या किसने लिखा था, वो लाइन थी कि मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला। अब वो जैसे ही लैला सुने, अरे यार तू किस ज़माने का गाना लेके हटा, मुझे नहीं। तो मैंने सुना तो मुझे कहीं ट्यून में लगा कि नहीं ट्यून में कुछ है, वर्ड तो भूल जाओ। तो मैंने बोला आदि एक काम कर, तू एक दिन का मुझे टाइम दे, मैं इस पर कुछ अटेम्प्ट करता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कुछ बना लेंगे। और मैं ठीक है सर, अगर आपको लगता है तो देखो। शारदा यू कांट बिलीव, मैं वहाँ से निकला हूँ और वो धुन मेरे दिमाग में बजनी शुरू हो गई, रा 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 रा। सडन मेरे दिमाग में आया इस पिक्चर का टाइटल है धूम, तो मैं इस ट्यून में कहीं धूम फिट कर सकता हूँ क्या। तो जैसे गाया मैंने धूम मचा ले धूम, अरे मैंने बोला यार ये तो हो गया खेल। वहीं से गाड़ी मोड़ी, मैंने फ़ोन किया, मतलब आदि आ रहा हूँ। अरे सर इतनी जल्दी क्या थे, मतलब नहीं भैया आ ही रहा हूँ मैं, मेरी एक्साइटमेंट बहुत हो गई। आया, अरे उछल पड़ा, बोला सर देखिए यही है आपका जादू, अब आप आगे इसको लिख दो मुझे। तो उस तरह से वो फिल्म बनी, और वो तो जब धूम बनेगी तो वो गाना उनको कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा। फिर क्रेजी किया रे जब आया तो उसमें भी वही चैलेंज था कि अब आप इसमें कुछ करके बताओ। भूल भुलैया जो है मेरे ख्याल से
प्रीतम की मेरी आखिरी फिल्म रही। अच्छा। उसके बाद हमारा कुछ कॉम्बिनेशन बहुत बना नहीं। हमने अभी एक फिल्म की, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा चला नहीं। भूल भुलैया एक अजीबो गरीब कहानी थी, एक भूतही कहानी, और उसमें गाने, और ये गाना जो था मेरे ढोल ना सुन, ये चूँकि ऐसी सिचुएशन पे था और प्रियदर्शन को क्लासिकल गाना चाहिए था, बहुत मामला फंसा हुआ था। खैर लकली प्रीतम की कोई ओरिजिनल बंगाली फिल्म का कोई गाना था, ट्यून थे जिसमें वो लफ्ज थे आमी जे तुम्हार, ओके। तो ओरिजिनल वो गाता था। तो मुझे लिखने में थोड़ी तकलीफ़ हुई, मगर अभी जब उसके बाद थर्ड वर्सन लिखना पड़ा, जिसमें सोनू का पूरा एक वर्सन है, जिसमें पूरी कहानी लिखनी पड़ी, तो मेरी हालत, और अनीस बजनी ने बोला सर आप ही लिख पाओगे, क्योंकि ये इसमें मुझे पूरी कहानी लिखवानी। एक गाना जो लेजेंडरी गाना कोई आप लिख देते हो, फिर उसका वर्सन लिखना ना, एक तो अंदर से अच्छा नहीं लगता कि यार वो कितनी बार वही लिखूँ मैं। फिर मगर अब लिखना था तो लिखा, और भुतना ही मकबूल हुआ वो गाना भी। वो गाना जो हरे रामा हरे कृष्णा जो तुम बोल रही हो, वो मुझे वो गाना बहुत पसंद था। दम मारो दम, Right, of course. बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा। तो मुझे लगा कि कहीं अगर ये मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैंने प्रीतम को बोला कि यार ये मगर उस तरह से मत लेके आने, मज़ा नहीं आएगा। तब फिर उसने पूरी हरे राम हरे कृष्णा हरे, वो पूरा रंग ही उसने उल्टा कर दिया। और तुमको यकीन होगा इस गाने पे हम लोगों के ऊपर केस भी हो गया था कि आपने ऐसे कैसे। बाद में लोगों को समझ में आया नहीं भाई उसमें कोई ऐसी बात थी ही नहीं। हाँ। क्योंकि जो वर्ड थे तेरी आंखें भूल भुलैया, तो वो गाना क्लियर हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं ना, अब एक पिक्चर मैंने लिखी जिसमें डैडी का इतना बड़ा गाना सलामे इश्क, और पिक्चर का नाम ही सलामे इश्क रख दिया। फिर एक पिक्चर वो आई हर दिल जो प्यार करेगा, शैलेंद्र जी का इतना बड़ा गाना हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा, और उन्होंने पिक्चर का नाम, फिर हिमेश के साथ एक पिक्चर आशिक बनाया आपने। मैं उधर ही आ रही थी सर, मतलब हिमेश रेशमिया एज अ सिंगर इज रियली गुड, बट आई अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट मैं जेन्युइनली उन्हें एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बहुत पसंद करती हूँ। नो डाउट, और मतलब बहुत अमेजिंग काम किया। अक्सर में क्या गाने बनाए हैं। आपका सुरूर द होल एल्बम, उसमें तो गाया भी ऑब्वियसली उन्होंने, और इसके अलावा भी अभी आगे तो आप उनके साथ काम भी कर रहे हैं मातृभूमि के लिए। गलवान से उसका नाम चेंज कर दिया गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आ रहा था जहाँ थोड़ा बुढ़ापे का एहसास होने लगा था, तो हिमेश ने मुझे जवान कर दिया। अरे और उसने बोला कि सर अभी आप बोलना मत, अभी तो आप मेरे हाथ आए हो, अभी मैं आपसे ऐसा काम करवाने वाला हूँ। और जब उसने हमने बोला अच्छा, और कमाल ये है कि वो बख्शी साहब की लड़की का लड़का उसका डायरेक्टर है। तो मैंने बोला तू अजीब आदमी है भाई, नाना का इतना बड़ा मुखड़ा, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, अब मैं इस पर क्या लिखूंगा। और वो मेरे गुरु आनंद बख्शी। मैंने बोला यार तू ये टाइटल बदल दे। बोले अंकल मैं बदल नहीं सकता सर, प्लीज़ कुछ करिए। मैं बोला सर आप फिक्र मत करो, मैं ट्यून ऐसी बना दूंगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा किसी को कुछ गाने से उस लाइन का कोई लेने ना। और वहाँ से हिमेश ने म्यूजिक को एक नया रंग देना, क्योंकि तेरे नाम वाज वेरी सिमिलर लाइक 90s, और वो जो मेलोडी और वो सब। और जैसे उसने वो शुरू किया आशिक बनाया, और इंसिडेंटल सिंगर हुआ वो, क्योंकि वो गाना गाने वाला था मिका। ओह रियली? बट मिका मिला नहीं, मिका वो लंदन में था। बोला यार तू अभी गा ले, मैं आता हूँ तो डब कर देता हूँ। और जब उसने गाया तो गाना इतना बड़ा क्रेज हो गया कि फिर वो सूट हो गया। तो बोले यार अभी सूट हो गया, जाने दो गाना, अब कहाँ बुला के डब करेंगे। फिर पता चला उस गाने से हिमेश की एंट्री एज ए सिंगर हो गई। फिर उसने इतने गाने गाए, वो झलक दिखला जाएगा, तो ये हालत हो गया था कि लोग बोलते थे सर ये गाना जहाँ बजता है वहाँ सांप आ जाते हैं। अरे मैंने बोला भाई सर, घर मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे ये भी कहानी थी कि भूत भी आ जाता भूत है। भी आ जाता है। तो कई बार रात को हमने अपने घर में भी बजा के देखा कि देखो तो कहीं भूत तो आ तो नहीं गए यार। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेटा क्या है, ये तो फिल्मों पे गानों पे बात करेंगे, अभी तो बहुत सारा प्रोग्राम तुम्हारे साथ करना होगा। और तुम इतना अच्छा म्यूजिक समझती हो और इतनी पैशनेट हो, मेरी इतनी बड़ी फ़ैन भी हो, तो हम ज़रूर मिलेंगे। सर इसके पहले कि हम आगे, मतलब ऑफ कोर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करनी है, बट एक जो रीसेंट में इंसिडेंट हुआ, वो जो हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था,
आशा जी, आशा ताई जिन्हें हम बहुत प्यार से बोलते हैं, आई मीन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस जो हमारी इंडस्ट्री के लिए रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि मतलब 8 दशक के लिए उन्होंने काम किया है और बीते दिनों में भी वो गाना गाते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, उनका कोई एक गाना रिकॉर्ड होना था शमीर जी के साथ, वो थोड़ा अधूरा छूट गया गाना। उन्होंने बोला था कि मैं वापस आऊँगी जब ठीक हो जाऊँगे तो। बट आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है आशा जी के साथ। आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर यू। हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? देखो, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके रूह को सुकून दें और उनके परिवार को इस दर्द से निकलने की ताकत दे ईश्वर। मैंने अभी हर जगह सोशल मीडिया पे भी ये बात कही कि ये आशा ताई का निधन नहीं है, आवाज़ की एक सदी का अंत हुआ है। और एक ऐसी आवाज़ जिसकी कमी कभी सदियों तक पूरी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि ये लोग एक ही पीस बने हुए थे। एक सचिन तेंदुलकर, एक अमिताभ बच्चन, एक लता मंगेशकर, एक आशा भोसले, ये वो लोग हैं, एक अब्दुल कलाम, एक वो जो ऊपर वाला एक ख़ास मिशन के लिए बना के इनको भेजता है और बोलता है बस तुम अपना काम करो फिर मेरे पास लौट आओ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी गाने के सिवा कुछ नहीं किया। मुझे याद है कि इस 80-85 की एज में भी अगर शाम को उनके फ्लैट के बाहर से आप गुजरो तो रियाज की आवाज़ आती थी। मतलब क्या संजीदगी रही होगी काम की इन लोगों की, और कितनी काम को इन्होंने हमेशा सजदे की तरह लिया, मतलब वर्शिप की तरह लिया। काम को कभी काम की तरह लिया ही नहीं। लता जी एक बात बहुत बोलती थी कि समीर, 2 तरह के सिंगर होते हैं, एक पेट के लिए गाता है, एक पेट से गाता है। तो हम लोग पेट से गाने वाले लोग हैं, हम पेट के लिए नहीं गाते। और एक और अच्छी बात तो आशा जी ने कहा कि जब हम आते हैं समीर, तो तुमने देखा होगा मैं कभी म्यूजिक डायरेक्टर को ये नहीं बोलती कि आप गाना सिखाइए, क्योंकि हमने तो पूरी ज़िंदगी केवल संगीत की साधना की है, तो हमको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं, आप गाओगे मैं फट से सीख लूँगी। मैं इसलिए उनको गाने के लिए बोलती हूँ कि मैं पहले उस गाने की रूह को महसूस तो करूं, क्योंकि वो आपकी क्रिएशन है, वो आपका बच्चा है, वो आपने पैदा किया है। मैं सब ले सकती हूं मगर मैं वो फील नहीं ले पाऊंगा अगर आप गाओगे नहीं। आप गाओगे तो मैं अंदर लूँगी कि अच्छा 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 इस फील से गा रहा। एक किस्सा याद आ गया, पंचम दा एक गाना गा रहे थे और गा के जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो लता ताई ने गाना ख़त्म किया तो उन्होंने बोला, दीदी एक बात मैं बताऊँ, मेरा गाना जब आप गाती हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% गा गई। और लता ताई ने जो बात कही ना, वो ग्रेट सिंगर, उन्होंने बोला देख पंचम, तुझे ऐसा लगता होगा शायद मेरे गाने से जो मैं सोचती हूँ शायद 70-80% तुम्हारी कंपोजिशन के साथ मैं जस्टिस कर पाती हूँ, मगर पंचम जो तू गाता है ना जिस फीलिंग से, वो दुनिया का कोई सिंगर नहीं गा सकता, क्योंकि गा ही नहीं सकता। क्योंकि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, दुनिया में किसी का नहीं होता, क्योंकि वो उसकी कोख से निकली हुई एक चीज़ है। तो ये तेरी क्रिएशन है। तो आशा जी का भी ये होता था कि जब जो गाना गाती थी ना, और उनकी एक अदा मुझे बहुत याद आती है, जब वो माइक पे जाती थी ना तो साड़ी का पल्लू लपेट के, जैसे बोलते हैं ना कि मैदान में अखाड़े में आदमी जा रहा कुश्ती लड़ने, तो पूरा पल्लू बांधती थी, इधर बांध के फिर माइक पे आती थी कि अब आओ। इस उम्र में भी मैंने देखा कि उनके स्टाइल वही थी। क्या बात। और काम को मतलब एक एक लाइन को पढ़ना, उसका मतलब समझना, नहीं समझ में आए तो उसको पूछना कि क्या सोच के तुमने लिखा, क्या सिचुएशन है। और इतनी वर्सटैलिटी, एक तरह भाई, क्या गज़ल, क्या हिप हॉप, क्या पॉप, क्या डिस्को, क्या कव्वाली, क्या डांस ट्रैक, क्या नहीं गाया यार। कैसे कोई अपने आप को इतने रंगों में रंग सकता है यार। एक काम करने में हालत ख़राब हो जाती है। ये लोग अपने आप को क्या छोड़ा उन्होंने, सदियों सदियों तक एक ही चीज़ की थोड़ी राहत अगर है कि वो नहीं है, मगर उनकी आवाज़ हमारे साथ है और उनकी यादें। और ये आवाज़ जो मैं बोलता हूँ कि आशा जी अभी आशा जी नहीं है, शी इज़ लाइक अ इंस्टीट्यूशन फॉर द न्यूअर जनरेशन। आप आशा जी को केवल सुन लो और उनके गाने अपनी रूह में उतार लो ना, तो तुम्हारी सफलता की मैं गारंटी दे सकता हूँ।
वाह। तो आशा जी के बारे में तो जितना और हर जो जिम्मेदारी में गई, परिवार में गई तो उसी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पाला पोसा, जो किया खुल के किया। पंचमदा से शादी किया, खुल के इजहार की, जो उन्होंने लाइफ में किया, कोई लुका छिपी का खेल नहीं, एकदम। और उतनी ही कमाल की ह्यूमन बीइंग, हर आदमी के सुख दुख में सबसे पहले खड़ी होने वाली औरत। मेरे पापा के साथ घंटों बैठ के बात करती थी, और कभी गानों पे नहीं। बोली अनजान जी, मुझे आपसे ज़िंदगी के ऊपर बात करने में, जीवन के उतार चढ़ाव पे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बोलती थी कि तेरा बाप बहुत बड़ा फिलासफर है, उससे सब कुछ ले लेना समीर, छोड़ना मत। तो बहुत मानती। कई बार ऐसा हुआ कि पंचमदा की रिकॉर्डिंग से पापा निकले, मैं उनके साथ था, तो बोले अनजान मैं अब गाड़ी मेरी फॉलो करेगी तो तुम्हारी गाड़ी में चलती हूँ। पापा और वो पीछे बैठ के बात करते रहते थे, मैं आगे की सीट पे बैठ के सुनता रहता था। क्या क्या बातें, और कैसे अपने तकलीफ़ के दिनों के बारे में बोलती थी। कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में जब 10 साल की थी तो माइक देखा था, और उसके सामने खड़ा किया तो कांपने लगी कि अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है, इसके सामने कैसे गाऊं। वहाँ से ज़िंदगी शुरू करके एक औरत, इतना बड़ा नाम, 8-8 दशक तक एक जगह पे बनाए रखना, इतने रंग के गाने गाना, इतने कंपोजर्स के लिए गाने गाना, क्या नया क्या पुराना, क्या हिट क्या फ्लॉप, जो आया सबके लिए अपना बेस्ट करके दिया उन्होंने। तो ईश्वर उनकी आत्मा को सुकून दे, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और ये कमी तो कई सदियों तक पूरी नहीं की जा सकती, ये रह जाएगी कमी, मगर कोई बात नहीं है। आना जाना जीवन की एक रीति है जो निभानी पड़ती है, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सर। और एक शेर याद आ गया अभी उन्हीं के ऊपर, ये मेरा बड़ा व्यक्तिगत शेर है जो मैंने अपने लिए लिखा, बट उनकी ज़िंदगी भी अपनी लाइफ से बहुत करीब है। कि कहते हैं कि ज़िंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे, ज़िंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। आज आशा जी याद आ रहे हैं सबको। तो ये फनकार, ये जो आर्टिस्ट होते हैं, ये ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं कि जीवन तो आना जाना है, मगर वो उनके मरने के बाद अगर उनको याद नहीं किया गया तो फिर उनकी तपस्या बेकार है। सर, ऐसा फनकार बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस और कितना रियाज करना ज़रूरी है? उम्र दे देनी पड़ती है, पूरा जीवन दे देना पड़ता है बेटा, बिना उसके हो नहीं सकता। देखो क्या है, एमए और बीए की डिग्री लेने के लिए 15-20 साल अथक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब आपको डिग्री है। तो ये तो बहुत बड़ी साधना है, ये तो पूरा जीवन मांगती है। इसमें आपका हर पल केवल उस साधना को अगर समर्पित नहीं, और ये समर्पण चाहता है, ये अगर आप समर्पित नहीं होंगी अपनी कला के प्रति ना, तो आपकी कला में वो निखार आएगा ही नहीं, आप लेजेंडरी बन ही नहीं सकती। आपको समर्पित हो जाना पड़ता है पूरी तरह से, उसके समर्पण को स्वीकार करना पड़ता है, तभी आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन सकती हैं। हमारा तो खाना, उठना, सोना, जागना सब एक ही है, केवल अपना काम, काम और काम। ओके। और अभी सर एक नया काम आप शुरू कर रहे हैं, अमोरा म्यूज़िक, ये आपने लेबल ही लॉन्च कर दिया है, और इसके पीछे मैं देख रही थी कि बहुत एक गहरी आपकी सोच है। तो उस सोच के बारे में और इस म्यूज़िक लेबल के बारे में प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये पहली सोच मेरे दिमाग में नहीं आई। हमारे ये 3 जो इसके फाउंडर लोग हैं, मनोज अग्रवाल और सुनील गोयनका और नरेंद्र रुइया साहब। तो मनोज अग्रवाल ये सपना लेके मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अंकल, हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। हम बहुत म्यूज़िक के फ़ैन हैं और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, अगर आप हमारी उंगली पकड़ लें तो हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। तो पहले तो मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था कि यार मैं अपनी दुनिया में कहाँ है म्यूज़िक कंपनी पर। फिर जब मैंने देखा पीछे मुड़ के और उनका पैशन देखा, तो मैंने सोचा कि यार ये लोग इतना चाह रहे हैं, और अभी जिस तरह से म्यूज़िक की दुर्गति हो रही है, उसमें अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां मैं तो ठीक है, मैं तो करूंगा ही, वो लोग बेचारे जो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। वो ऐसे ऐसे फनकार जो कमाल क्या उनके पास क्रिएटिविटी है, कमाल के गाने हैं, कमाल का लिरिक्स है, मगर वो कहाँ जाएं,
बड़ी म्यूजिक कंपनी वाले उनको एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है, फिल्में उनको मिलती नहीं, तो बेचारे दर बदर हो के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक शुरुआत करते हैं। तो ये म्यूजिक कंपनी क्या बोलें, ये एक तरह से कुछ लोगों को जमा करके एक अच्छा काम, जब मेरे तुम जैसे कई फ़ैन जब मिलते हैं बोलते हैं कि सर वी आर डाइंग टू हियर सच म्यूजिक, कब आएगा वो म्यूजिक। तो मेरी कोशिश रहेगी चलो हम लोग मिलके अगर कुछ अच्छा, और जो अच्छा है वो सदियों तक अच्छा रहेगा, और वो अच्छा होगा तो बाहर आएगा, लोग सुनेंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। लोग केवल फिल्मों का म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, आजकल डिजिटल मार्केट पे अगर आपका अच्छा म्यूजिक है तो चाहे वो यूट्यूब पे हो, स्पॉटिफाई पे हो, सब ढूंढ के लोग निकाल लेते हैं। तो इस सोच के साथ मैंने ये काम शुरू किया, और अमौरा म्यूजिक का जो नाम है ये भी उन लोगों ने सोच के भाई कि ओम का औरा जो होता है ना, साउंड जहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ से एक म्यूजिकल नाम लेके और 2 कंपनियाँ शुरू की। एक तो ये अमौरा और एक समायरा क्रिएशन। समायरा क्रिएशन में हमारा पॉडकास्ट, अभी तक मैं लोगों के लिए पॉडकास्ट करता रहा, अब मैं अपने फ्रेटर्निटी के जितने मेरे दोस्त हैं उनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। सर आप हमारी जॉब खा जाएंगे। नहीं तो अभी तुमको भी बुला के एक दिन इंटरव्यू करूंगा कि आओ शारदा, एक बार मैं फंसा था, अब तुम मेरे फांस में आओ तो तुमको समझ में आए। सर इट वुड बी एन ऑनर, बट नहीं प्लीज। वो मैंने सोच के वो शुरू किया है, और वो अभी शुरू हो जाएगा मेरा वो, उसका नाम मैंने टाक्सो रखा है। पॉडकास्ट बहुत सुन के थक गया, मैंने अभी टाक्सो नाम रखो जी। और उसमें अनु मल्लिक और अभिजीत, आनंद मिलिंद और अनूप जलोटा, बहुत सारे आर्टिस्ट, इस्माइल दरबार और ये जावेद अली, बहुत सारे, ममता शर्मा, बहुत सारे आर्टिस्टों को मैं उसमें इंटरव्यू कर चुका हूँ। करीब 11-12 लोगों का हुआ, अभी दूसरा सीज़न शुरू करने वाला हूँ। और उसमें बड़ी व्यक्तिगत बातें हुई हैं। उसमें हम वो नहीं कि पहली फिल्म आपको कब मिली, क्या, नहीं 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 नहीं, हमने जो ज़िंदगी एक साथ गुजारी, हमने अनु मल्लिक के साथ जो काम किया, वो सारी चीज़ें। और हमारे एक तो टॉक शो में तो अभिजीत रो भी पड़े जब अपने संघर्ष की कहानी सुनाने रहते थे, क्योंकि वो मेरे सामने बहुत खुल के बात करते हैं, उनको लगता है भाई के साथ बात कर रहे हैं, वो किसी पराये के साथ नहीं। और मैं दुनिया के, आज तुम्हारे रेडियो के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के उन आर्टिस्टों को आह्वान करता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है आप आओ, हम दुनिया के सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाएंगे। अगर आप में बात है, आप में हुनर है और आप में वो काबिलियत है, तो अभी आपको प्लेटफॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ, आप अपना ऑडिशन दो, और अगर आप में हमको लगा कि नहीं यार इस बच्चे में बात है, वी विल डेफिनेटली बैक यू एंड वी विल ट्राई टू मेक योर ड्रीम ट्रू। तो उस सोच के साथ ये दोनों चीज़ें शुरू की हैं। बाकी तो जो आवाम चाहेगी, जो लोग चाहेंगे वही होगा, मगर हम लोग वर्कहोलिक रहे हैं, पूरी ज़िंदगी काम किया है, तो अभी घर तो बैठ नहीं सकते। फिल्में जो हैं केवल सेक्स और वायलेंस के ऊपर फिल्में बन रही हैं, म्यूजिक की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। तो ऐसे माहौल में बेहतर है कि अपनी दुनिया खुद क्रिएट की जाए। इसी सोच के साथ ये अमौरा म्यूजिक हम लोगों ने शुरू किया है। ओके। अभी आप वायलेंस की बात कर रहे थे, और वायलेंस वाली फिल्मों में म्यूजिक नहीं है। अभी रिसेंटली धुरंधर रिलीज हुई थी सर, आपको कैसी लगी? पहला और दूसरा पार्ट दोनों ही देखा क्या आपने? सवाल गलत है, क्योंकि धुरंधर और ना देखी हो और अगर आप सिनेमा में हैं, फिल्मों में हैं, फिल्म का शौक रखते हैं, धुरंधर देखी, दोनों वर्सन देखी हैं, और जितनी तारीफ करूं कम है। और हमारा गाना भी धर ने यूज किया है, हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले, और उस पिक्चर का सबसे कमज़ोर गाना था, उतना पॉपुलर, बस इस पिक्चर में आने के बाद अभी और ज़्यादा वायरल हो गया गाना, अब इसकी रील बननी शुरू हो गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और तुम्हारे रेडियो के माध्यम से अगर वो सुने ये मेरा इंटरव्यू तो ज़रूर ध्यान दें। इज़ वेरी सेंसिबल मेकर और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। मैंने उनकी उरी भी देखी थी और ये फिल्म भी देखी। अगर ये कभी कोई रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन रोमांटिक फिल्म बन सकती है। और उसमें म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक को बैकग्राउंड में भी इन्होंने जिस सेंसिबिलिटी के साथ यूज किया है, ऐसा नहीं कि कोई गाना
एक रॉन्ग प्लेस पे कोई गाना बज रहा है। बिल्कुल। हम प्यार करने वाले दुनिया से अगर बजा है तो राइट इमोशन के साथ लेके गए। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये कोई जो भी फिल्म बनाए, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक फिल्म बनाए, बट उसमें म्यूज़िक को अगर ये अहमियत दे देंगे तो एक कमाल की म्यूजिकल फिल्में बना सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ में शेयर करी। आई एम वेरी श्योर मेरे बहुत सारे सवाल छूट गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम वापस इन चीज़ों के बारे में फिर बात करेंगे। फिर आप मुझे थोड़ा सा अपना समय देंगे। नहीं शारदा, ज़रूर बात करेंगे। और रेडियो से तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और मिर्ची से तो ख़ास तौर से बड़ा पुराना रिश्ता है। और आज हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन बन चुका है मिर्ची। और मेरा तो गाना ही लिख दिया था मैंने, मोहब्बत है मिर्ची सनम। तो हम ज़रूर मिलेंगे। और तुम्हारे जैसे बच्चे जब मिलते हैं और जब उनकी संजीदगी देखता हूँ, उनका प्यार देखता हूँ, तो मुझे एक बात की बड़ी खुशी होती है कि ईश्वर ने और कुछ करवाया नहीं करवाया, मगर कुछ अच्छा काम करवा लिया जो तुम्हारे जैसे बच्चे आज भी सुन रहे हैं। और ये पीढ़ी जो तुम तो जेनजी में हो, और अगर तुम लोगों को गाने अच्छे लग रहे हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लड़ाई नए पुराने की नहीं है, लड़ाई अच्छे बुरे की है। जो अच्छा है वो सदियों तक अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो सदियों तक बुरा रहेगा। तो जब मौका मिले अच्छा काम करो। तुम आज रेडियो पे बैठी हो और आज तुम्हारा नाम एज ए जॉकी, अगर रेडियो जॉकी हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि अच्छा काम कर रही हो, अच्छे सवाल करती हो और उस आदमी को इंटरव्यू करती हो जिसको पहले समझती हो, पढ़ती हो उसके बारे में, तब लोग तुमको पसंद करते हैं। तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और तुम जब याद करोगी इस वादे के साथ कि मैं ज़रूर आऊँगा और ज़रूर बातें करेंगे। अभी बहुत और मज़ा तभी है कि अगर मुलाकात मुकम्मल हो गई तो उस मुलाकात का मज़ा क्या है। मुलाकात थोड़ी आधी अधूरी रहे तो अगली की प्यास बनी रहती है। तो अगली बार मिलेंगे और इसी संजीदगी और इसी शिद्दत के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।